हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा एकेडमी ए स्क्वायर एकेडमी। आइए हम लोग आज 11th स्टार्ट करते हैं। पूरे गर्म जोशी और पूरे डेडिकेशन के साथ अपने को 11th स्टार्ट करना है और इसी पेस को मेंटेन करके रखना है बेटा इनटायर द कोर्स। बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत कम टॉपिक हैं और बहुत कम टाइम में आप इसको कवर कर सकते हो। यकीन मानो बहुत कम पढ़ना है आपको और बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको लोड नहीं आने वाला है। तो आइए बिना टाइम पास किए जहाँ से 11th स्टार्ट होता है, फिजिकल का पहला पार्ट होता है जो आपने रोड मैप में सिलेबस में देखा, उसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट। फिर बात आती है कि जो पहला चैप्टर 11th का है जिसको अपन मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं या इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। केमिस्ट्री के लिए एक मिथ भी है कि बच्चा पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेता है लेकिन उसका मोल कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं होता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या ये इतना डिफिकल्ट है? क्या इसको पढ़ाया अच्छे से नहीं जाता है? फिर बच्चों का मूल कॉन्सेप्ट क्यों इतना डिफिकल्ट लगता है? लोगों का ये भी कहना है, बच्चों का ये भी मानना है, टीचर का ऐसा मानना है कि अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा करना है तो आपको मोल केमिस्ट्री अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपका मोल अच्छा है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका पूरे फिजिकल पे कमांड अच्छा होगा। क्यों? कोई भी फिजिकल का टॉपिक मोल के परे नहीं है। मोल हर टॉपिक में क्यों इंट्रोड्यूस है? सबसे बेसिक बात यही है। तो अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री साइंस का वो पार्ट है जहाँ किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हो, एटम को पढ़ते हो, मॉलिक्यूल को पढ़ते हो, कंपाउंड को पढ़ते हो। अगर किसी भी एटम के फिजिकल स्टेट को मैं देखूं तो किसी भी एटम का फिजिकल स्टेट 3 अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। दैट डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप अपने डेली लाइफ, डेली एग्जाम्पल से इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करो कि जब भी कोई चीज आप सॉलिड में परचेज करते हो, सॉलिड में देखते हो, आप उसको अलग मेजर करते हो, अलग यूनिट रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉपी लेना है तो दुकान में जाके बोलते हो क्या कि मुझे 1 लीटर कॉपी दे दो, मुझे 1 लीटर पेन दे दो, मुझे 1 लीटर बटाटा दे दो, मुझे 1 लीटर एप्पल दे दो, नहीं बोलते हो। अगर आप कॉपी वगैरह लेते हो तो आप बोलते हो दुकानदार से कि भैया मुझे 2 नोटबुक दे देना, 3 नोटबुक देना। हाँ ये ना। अगर आप बटाटा लेने जाते हो तो बोलते हो भैया मुझे 1 kg देना, वेट के फॉर्म में बोलते हो। हाँ या ना। तो कभी किसी सॉलिड को आप नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हो, कभी किसी सॉलिड को आप वेट से भी रिप्रेजेंट करते हो। कुछ वैसे कॉमन चीजें जो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे आप देख लो बनाना। अगर आप किसी ठेले पे केले खरीदते हो तो वो आपको जनरली डजन नंबर के फॉर्म में देते हैं, या तो 6 बनाना लेते हो या 12 बनाना लेते हो, डजन के फॉर्मेट में लेते हो। अगर आप यही किसी मॉलमार्ट वगैरह सुपर स्टोर से आप लेते हो तो वहां पे बनाना केजी से मिलता है। तो मैं कैसे अपने आप को कंपेयर कर सकता हूं कि मैंने 1 kg बनाना लिया तो क्या वो 1 डजन के बराबर होगा? क्या नहीं। जैसे आप किसी सुट्सों में जाओ, वहां पे सुट्स आपको वेट के फॉर्म में भी मिलते हैं, पीसेस के फॉर्म में भी मिलते हैं, मतलब पीसेस मतलब नंबर के फॉर्म में मिलते हैं। किसी भी एलिमेंट सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, गैस के भी फॉर्म में बच्चे हो सकते हैं, एंड लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकते हैं। अगर कोई चीज लिक्विड के फॉर्म में है तो आप उसको वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हो। वेट के फॉर्म में है, सॉलिड है तो वेट के फॉर्म में करते हो, सॉलिड है तो नंबर के फॉर्म में करते हो। अगर एक ही चीज 3 अलग अलग फॉर्म में है तो 3 अलग अलग यूनिट को आप कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर की ही बात करता हूं तो वाटर आइस के फॉर्म में भी है जो उसका सॉलिड फॉर्म है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी है, एंड वाटर का वेपर ले लो तो वाटर वेपर के फॉर्म में है। तो एक ही चीज अगर 3 अलग अलग फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में है, तो आप कैसे एक फॉर्म के यूनिट को दूसरे फॉर्म के यूनिट से कंपेयर कर सकते हो? क्या मैं आपको कह सकता हूं कि 1 लीटर वाटर 1 kg ऑफ वाटर के इक्वल होगा? क्या ऐसा मैं कह सकता हूं कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 1 kg ऑफ पेट्रोल के बराबर होगा? अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल लेकर के क्या उसको वेइंग मशीन पे रखूं तो क्या उसका वेट 1 kg होगा? अगर मैं 1 लीटर कोई ग्रीस ले लूं, कोई गाढ़ा लिक्विड ले लूं, मिल्क ले लूं और उसके वेट को मैं रखूं तो क्या 1 लीटर मिल्क 1 kg के बराबर होगा? कहोगे नहीं सर, आगे टीचर पढ़ाए होंगे, आपने पढ़ा होगा। ये उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी कम हुआ तो नहीं होगा, डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो हो भी सकता है। तो मोल अपने आप में वो एक यूनिट है जो हर डिफरेंट फॉर्म को आप मोल के थ्रू वेट को नंबर में कोरिलेट कर सकते हो, वेट को वॉल्यूम में कोरिलेट कर सकते हो, वेट मोल को वेट के टर्म्स में कर सकते हो। मोल अपने आप में वो यूनिट है जो मोल को आप वेट से कोरिलेट कर सकते हो, मोल को नंबर से कर सकते हो, मोल को वॉल्यूम से कर सकते हो। दिस इज योर एक्चुअली मोल। और मोल वो है जो पूरी केमिस्ट्री को, पूरी साइंस को बैलेंस करके रखता है। तो फिर आप कहोगे कि सर इस चैप्टर में आप क्या पढ़ाने वाले हो, हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइए इस चैप्टर का रूट मैप देखते हैं, सिलेबस समझते हैं, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 by 1 पढ़ेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ऑब्वियसली चूंकि हम लोग क्लास 11th में केमिस्ट्री स्टार्ट ही यहीं से कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री साइंस का वो पार्ट है जहाँ पे किसी मैटर के आप केमिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल नेचर को, केमिकल कॉम्पोजिशन को आप समझते हो। आप कहोगे सर केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो लेवोसियर आप जानते हो, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री देखो ना, हर केमिकल, आप मेडिसिन लो वो भी क्या है, एक केमिकल है। कभी भी किसी चीज का कोई कॉम्पोजिशन में मिक्सचर आ जाए, वही तो केमिस्ट्री है, वही तो किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन को डिसाइड करेगा। फिर दूसरा है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर में हम लोग स्टार्ट ही क्लास 11 से करते हैं, व्हाट इज मैटर। तो आप कहोगे सर वैसी चीज, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, इस क्लासरूम का वो चीज जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसका कुछ ना कुछ वेट हो, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वो क्या होता है? मैटर होता है। हाँ ये ना। अब फिर मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, जिसमें बहुत बेसिक से पढ़ते हैं, किसको एलिमेंट बोलते हैं, किसको एटम बोलते हैं, किसको प्योर बोलेंगे, किसको इम्प्योर बोलते हैं, किसको मिक्सचर बोलते हैं। ये सिलेबस वहीं से स्टार्ट होगा, जहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे हम केमिस्ट्री के बारे में सीखते हैं, जो मैंने आपको बता भी दिया कि केमिस्ट्री साइंस का वो पार्ट है जहाँ पे किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल नेचर को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है व्हाट इज मैटर। तो इस ब्रह्मांड का वो पार्ट जिसका कुछ ना कुछ वेट हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको टच कर सकते हो। जैसे पेन, ये भी मैटर है, और इस रूम में हवा दिख रहा है क्या, वो भी मैटर है। ये लाइट, ये भी मैटर है। तो आप जिस चीज को महसूस कर सकते हो वो सब कुछ मैटर है। जैसे लाइट को महसूस कर रहे हो क्या इसका कुछ फिजिकल टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी मैटर है। हवा, ये इसका फिजिकल टच होता है। फिजिकल टच का मतलब आप एक पंखा चला दो अपनी तरफ, देखो उस हवा का प्रेशर आपको फेस पे पता चलता है। आप तेज बाइक चलाते हो, आपकी आंख से आंसू आता है, क्यों? क्योंकि तेज हवा आपके आंखों के रेटिना को टच करता है, जिससे आपकी आंखों से पानी आता है। तो वो भी एक मैटर है, हम लोग देखेंगे फिर मैटर है क्या। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहां पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफरेंट, केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड के फॉर्मेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या लॉ होते हैं, हम लोग उस लॉ को देखते हैं। फिर उसके बाद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ था। डाल्टन ने क्या कहा था? मैटर सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। कहता है कि एटम या मैटर इज द, मतलब कोई भी एटम, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी स्टार्टिंग वही से होती है कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं? एटम। एटम को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो बिगाड़ा जा सकता है, और इसको कभी 2 इक्वल पार्ट में, इससे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। फिर बात आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं, एटम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है, जिसका स्मॉलेस्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। एंड ग्रुप ऑफ एटम कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। एंड कब, जब एटम और मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म ए कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल के आगे एक वर्ड में आपको लगा देता हूं, कंपाउंड। इस कंपाउंड के फिर बाद आ जाता है, अब एटम पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया। अब केमिस्ट्री में जब जैसे एक वर्ड आया मैटर, ध्यान से समझना बच्चे। तब मैंने कहा इस रूम का कोई भी चीज, आपको बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, माइक दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, सब मैटर है। क्या केमिस्ट्री में हम लाइट, फैन, पंखा को पढ़ेंगे? नहीं। तो केमिस्ट्री में अपना मैटर क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर केमिस्ट्री में या तो कोई एटम हो सकता है जिसको स्टडी करेंगे, या तो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो कोई बच्चे कंपाउंड हो सकता है, या तो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल, ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, यही हो सकते हैं ना। यही तो अपना केमिस्ट्री का मैटर है, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। एटम को पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे, कंपाउंड को पढ़ेंगे, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके चार्ज, मास को पढ़ेंगे। फिर आता है अगर कोई एटम है तो उस एटम का 3 चीजें होता है, ध्यान से देखना। अगर बच्चे कोई एटम है तो एक उस एटम का सिंबल होता है, सिंबल के साथ साथ एक एटम का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, और उस एटम का अपना एक एटॉमिक वेट होता है। क्लियर है? तो हर एटम का अपना एक सिंबल होगा, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, एटॉमिक वेट को ए से रिप्रेजेंट करता हूं,
एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हर एक एटम का 3 चीज़ें होता है, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल से, कि अगर मैं मोल की बात करता हूँ तो व्हाट इज मोल, और यही तो पूरे इस कॉन्सेप्ट का चैप्टर का जान है बेटा, जहाँ इस चैप्टर का जान बसता है, जिसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको मैं बताता हूँ मोल बेसिकली कुछ नहीं है। मोल को इतना हवा मत बनाओ कि मोल मोल मोल, कुछ नहीं है। तुम डजन जानते हो ना, दर्जन। जब भी हम लोग बोलते हैं 1 डजन, हाउ मेनी पार्टिकल, आप कहोगे सर 12 पार्टिकल। तो कभी भी एक चीज मैं बोल देता हूं बच्चे, जैसे मैंने बोला आपको डजन, तो क्या तुम डजन से डर गए क्या? नहीं, तुम बचपन से इतनी बार डजन सुन चुके हो, दर्जन सुन चुके हो। जब भी मैं बोलता हूं डजन, तो ये कितने पार्टिकल होते हैं? तुम कहोगे सर ये 12 पार्टिकल होते हैं। तो सिमिलरली डजन के जैसे भी, अब कभी भी कोई एक चीज अगर कोई एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम लोग एक यूनिट ले लेते हैं। जैसे पाई, मैथमेटिक्स में ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? 3.14 को। तो हम पाई को क्या ले सकते हैं? तो आप कहोगे सर पाई को आप एक यूनिट ले सकते हो। जैसे डजन कितने को रिप्रेजेंट करता है? आप कहोगे 12 पार्टिकल को, तो इसको भी हम एक यूनिट के जैसे बिहेव कर सकते हैं। सिमिलरली दर्जन के जैसे मोल भी एक यूनिट है बेटा। मोल क्या है? अपने आप में एक यूनिट है, और ये मोल दर्जन के जैसे ही एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और उस फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस डजन यूनिट के नंबर को दिया था, और इसको हम लोग बोलते हैं एन फॉर नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथमेटिक्स में जैसे पाई की एक वैल्यू होती है, वैसे ही एन की भी एक वैल्यू होती है। आप कहोगे सर इस एन की वैल्यू कितनी होती है? तो इस एन की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये एक बड़ा नंबर होगा। जैसे 10 टू पावर 5 हो तो उसको क्या बोलते हैं? लाख। 10 के पावर 3 हो तो क्या बोलते हैं? 1000। ये 10 के पावर 23 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए ज़्यादातर हम इसको एन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, कहीं पे तुमको लिखा हुआ है 6.022, तो इसको अप्रॉक्स में 6 लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में 6 इंटू 10 के पावर 23, ये भी अपन लिख सकते हैं। समझ में? तो कुछ नहीं है। क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि दर्जन के जैसे मोल भी एक यूनिट है, दर्जन के जैसे मोल भी एक यूनिट है। ऐसे में लिख दिया, यूनिट मतलब मोल। मोल इज ए यूनिट, और उस यूनिट कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? तो मोल एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और उस एवोगैड्रो नंबर को क्या बोलते हैं? Na, जिसकी वैल्यू 6.022 10 के पावर 23, शॉर्ट में इसको 6 इंटू 10 के पावर 23। तो अब से मैं कभी भी आपसे बोलूं बच्चे कि 1 मोल, तो आप कहना Na, 1 डजन तो 12, 1 डजन 12, 1 मोल तो Na, 1 मोल तो Na, और उस Na की वैल्यू आप कहना 6.022 10 के पावर 23। बोलो हाँ या ना? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? हाँ या ना बेटा कमेंट करके बताना। क्या जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? तो आप क्लियरली बेटा यस या नो में मुझे रिस्पॉन्ड करें, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो सिमिलरली आज से समझ में आ गया, मोल अपने आप में एक यूनिट है जो फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, और उस फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं? Na, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 6.022 10 के पावर 23 है। अब आ जाओ, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे कि मोल वेट से कैसे कंसर्न करता है, मोल नंबर से कैसे कंसर्न करता है, और मोल वॉल्यूम से कैसे कंसर्न करता है। दैट मीन रिलेशन ऑफ मोल विथ वेट, विथ वॉल्यूम, विथ नंबर, मोल का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन की हम लोग बात करेंगे। यही है, यही मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास की बात करेंगे। फिर उसके बाद आ जाओ कि अगर कोई कंपाउंड बना है, केमिकल केमिस्ट्री में यही है ना, कि अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात कर लूं, CaCH3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में कैल्शियम का कितना परसेंटेज है, कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। अब किसी एक के परसेंटेज की हम लोग बात करें तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज कॉम्पोजिशन।
तो यही बात आ जाएगा कि यही में केमिस्ट्री में अपने को पढ़ना है, यही सब है। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर इन तीनों एलिमेंट से मिलकर बना है, किससे किससे मिलकर बना है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो इन तीनों का कॉम्पोजिशन, कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन परसेंटेज कितना कितना परसेंट इसमें प्रेजेंट है, हम लोग इसकी बात करेंगे, यही है परसेंटेज कंपोजिशन। फिर अगर मॉलिक्यूल बनाते इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, हम लोग इसकी बात करते हैं, पक्की बात। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन किस रेशियो में होगा, हम लोग उस रेशियो को बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक रेशियो, जो आपने पढ़ा भी होगा। कहाँ पढ़ा होगा बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। ये कट होगा, मेरा पीपीटी बैक चला गया है ज़्यादा। जो आपने पढ़ा भी होगा बेटा, क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से देखना, केमिकल रिएक्शन है N2H2 से मिलकर के ये बना देता है NH3, जिसको बोलते हैं अमोनिया। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, 2 नाइट्रोजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस केमिकल रिएक्शन को आप कैसे पढ़ोगे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाता है। ये 9th 10th की बातें थी। तो इसके एक मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, 3 मॉलिक्यूल। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टाइकोमेट्री, कि कोई भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन, स्टाइकोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड स्टाइकोमेट्री कैलकुलेशन, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग को आकर के पढ़ना है बेटा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज क्या बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। इतना आपका मोल कॉन्सेप्ट का सिलेबस है। इस पार्ट में देखोगे ना डिफिकल्ट क्या जाता है पता है आपको, कि इसमें थ्योरी ही नहीं है। आपको मैं ओरली 2 लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट बोल दिया, वही थ्योरी है, लेकिन उस पर इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में जो भी है थ्योरी ही कुछ नहीं है, जो भी है प्रैक्टिस है, क्वेश्चन ही है। आप कहोगे किस बेस पे क्वेश्चन है, तो हम लोग इतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करेंगे ना कि मोल का जितने भी कॉन्सेप्ट है सब आपके माइंड मैप नहीं होगा। तो रोड मैप जैसा कुछ मोल कॉन्सेप्ट का नहीं है, इट इज द माइंड मैप ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस से आएगा। जैसे बेटा आप साइकिल चलाना सीखते हो, जैसे मोबाइल में किसी नए गेम को सीखते हो, तो बार बार खेलते खेलते आप यूज टू पे आ जाते हो, उसका स्पीड बढ़ जाता है। सिमिलरली हंसते हंसते हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग हर एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ, वेरियस वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम के साथ मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।